जी, वो पीला सोना जो धरती से निकलता है, जिस पे हमारे किसानों की बेतहाशा मेहनत होती है। जी, मैं बात कर रहा हूं रोटी, कपड़ा और मकान के उन सबसे अहम किरदार की जिसके बिना आप जी नहीं सकते। रोटी। रोटी बनती है गेहूं से और गेहूं का हर दाना बोलता है अपनी एक कहानी। उसी कहानी को हम समझने की कोशिश करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या साल 2025 खत्म होते होते क्या गेहूं की कीमतों के अंदर एक फिर से वो तेजी दिखाई दे सकती है जो हमने 3 साल पहले देखी थी, यानी कि 3,000 रुपए के ऊपर के स्तर। यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय सिनेरियोज इस समय पर क्या हैं। क्या लगता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर में गेहूं को लेकर के क्या सुगबुगाहट है, और साथ ही गेहूं के अंदर पाया जाने वाला ग्लूटन, इसकी क्या सच्चाई है, इसमें कितनी गहराई है, यह हम जानेंगे। और साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो अब यह सीजन आने वाला है रबी का, उसके अंदर कौन सी वैरायटी का गेहूं आपको ज्यादा कीमत दिलवा सकता है, और खास तौर के ऊपर पे जब इस बार आप गेहूं की बुआई करें तो किन बातों का खास तौर के ऊपर पे आपको ध्यान रखना है ताकि आपको आपके गेहूं की एक वाजिब कीमत मिल सके, एक अच्छी कीमत, एक प्रीमियम कीमत आपको मिल सके। हमारे साथ में सोमनाथ चटर्जी साहब इस समय पर मौजूद हैं। आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं WPPS से। आपका स्वागत है सोमनाथ जी। सोमनाथ जी, सीधा आपके पास इस समय का जो बाजार है गेहूं को लेकर के, इस बार प्रोडक्शन अच्छा हुआ, 2024-25 का बड़ा बेहतरीन प्रोडक्शन, बारिशें बहुत अच्छी हुई 2025 के अंदर में। और कुछ साइंटिस्ट से मेरी बात हो रही थी, पूसा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जब भी ऐसी बारिशें हुई, खरीफ के सीजन के अंदर में बारिशें हुई, लेकिन उसका फायदा जो है आपको गेहूं के अंदर में दिखाई देगा, क्लाइमेट उसकी फेवर के अंदर में आएगा और प्रोडक्शन जो है और 10% 15% इजाफे के साथ आ सकता है। क्या ये माने कि इस बार का प्रोडक्शन 130 लाख मीट्रिक टन को पार करेगा, माफ कीजिएगा 1300 लाख मीट्रिक टन को पार करेगा? नमस्कार बंसदा जी। एक्चुअली जैसे आपने बहुत सही कहा, 2024-25 का रबी बहुत ही बढ़िया रहा वीट के लिए, और किसानों ने भी अच्छी कमाई की, क्योंकि मोस्टली जितना भी वीट बिका अब MSP के ऊपर बिका है। ठीक है। और तो ये एक है। दूसरा, इस साल जितने भी प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, लार्ज इंस्टीट्यूशंस हैं, यूज़र्स हैं, सबके पास पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध है। तो इस साल जो है उस तरह की हमको स्कैर्सिटी दिख नहीं रही है जो हमने पिछले 2 साल में देखी थी। ठीक है। अब आगे की बात करें तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, दीज आर यूजुअली द मंथ्स जब आपको जो थोड़ी गेहूं की सप्लाई में खिल्लत आती है और प्राइसेस बढ़ते हैं, और विंटर के टाइम पे ऐसे डिमांड भी ज़्यादा रहती है गेहूं की। पर इस साल हमें नहीं लगता कि दाम बढ़ेंगे, फ्लैटिश रहेंगे, बिकॉज कल रात को ही सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम का भी अनाउंस कर दिया, घोषित कर दिया है। और मुझे लगता है कि द मार्केट विल बी वेल सप्लाइड और अवेलेबिलिटी की कोई इशू नहीं रहेगी, और हमें वो 30 रुपीज़ किलो वाला लेवल शायद हम नहीं देखेंगे इस साल। तो मुझे नहीं लगता कि कंज्यूमर्स शुड बी वरीड। तो फिर किसान ऐसा क्या करे कि उसको प्रीमियम कम से कम मिले, इतनी मेहनत करता है और फिर ले दे करके, क्योंकि देखिए साल के अंदर में 2-3 फसलें आनी होती हैं और उसकी जो डिपेंडेंसी है, मेजर फार्मर्स की डिपेंडेंसी गेहूं और चावल के ऊपर टिकती है। अब गेहूं के अंदर में ऐसा क्या चमत्कार हो कि उसको उसके ऊपर पे प्रीमियम मिलने लगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जितनी तेजी के साथ में बाजार के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, आप हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो वो अवेयरनेस जो है वो फार्मर एंड के ऊपर पे वो अवेयरनेस नहीं है कि मुझे किस वैरायटी का गेहूं लगाना चाहिए कि मुझे उसके ऊपर पे प्रीमियम मिले, मुझे 200-300 रुपये पर क्विंटल दूसरे नॉर्मल जो ट्रेडिशनल वीट है उससे ज़्यादा बेटर प्राइस मिल सके। तो ये बहुत बढ़िया सवाल साहब, और मैं तो इस साल अपने किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि देखिए ग्राउंड वाटर लेवल्स बहुत अच्छे हैं, हमारे रिजर्वायर्स आर फुल। इतनी बारिश अच्छी जो हुई है उससे इनको फ़ायदा ज़रूर होगा।
मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं, जो हमें वेदर का फोरकास्ट देते हैं, उनका कहना है कि इस साल ला नीना, मतलब इस साल जो है winter के टाइम बारिशें थोड़ी ज़्यादा होंगी, जो कि वीट के लिए बहुत अच्छी। तो गेहूं के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इट विल बी अ कोल्डर विंटर, जहाँ पे द क्रॉप विल बी बेटर। एंड यस, आप जैसा कह रहे थे कि 10 to 15% यील्ड इंक्रीज होने की पूरी संभावना है। सिर्फ हमें ये देखना है कि फार्मर को ये डिसाइड करना है कि दे वांट टू स्टिक टू वीट और दे वांट टू गो टू मस्टर्ड। बिकॉज पिछले साल जो है सरसों में काफ़ी तेज़ी थी और लोगों ने, फार्मर्स ने कमाए भी थे वहाँ पे। नाउ आपके क्वेश्चन पे कि प्रीमियम वैरायटीज़, तो प्रीमियम वैरायटीज़ देखिए आजकल काफ़ी सारी कंपनियों ने खपली आटा, जैसे एंशंट ग्रेन कहते हैं हम लोग, इसका इन्होंने स्टार्ट किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस है मार्केट में। शरबती, लोकवान, तो ये जो स्पेशलिस्ट वैरायटीज़ हैं, मेरे हिसाब से फार्मर्स को इन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि जो मिल क्वालिटी और दरा या जो पोर क्वालिटी की है। सो दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। और कंज्यूमर जो है वो प्रीमियम देने को भी तैयार है, बशर्ते ये है कि क्वालिटी सही हो। यील्ड, प्रोडक्शन निश्चित तौर के ऊपर पे बढ़ रहा है, एरिया आप इंक्रीज कर रहे हैं, प्रति हेक्टेयर उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वहाँ पर जोर देने की हमें ज़रूरत है। अब तो जो ट्रेंड कोरोना के बाद में चेंज हुआ और जिस तरीके से क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, उसको देख करके चिंता और गहरी हो रही है। क्लाइमेट रेजिलिएंट आपको चाहिए, आपको न्यूट्रिशन वैल्यूज़ उसके बीच में साथ में चाहिए, वो एक्सपेरिमेंट भी होना है। फिर उसके साथ में आपका प्रोडक्शन नीचे नहीं जाना चाहिए। हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं और ऑर्गेनिक के नाम के ऊपर हमने श्रीलंका की हालत देख ली और उसके बाद में हमने उस चर्चा को थोड़ा सा यहाँ पर हिंदुस्तान में भी कम देखा है कि वो जो एक एग्जाम्पल सामने आया कि नहीं, ऑर्गेनिक के ऊपर पे फुल्ली डिपेंडेंसी नहीं ली जा सकती, हमें कुछ और टेक्नोलॉजी इसके अंदर लानी होगी ताकि एरिया जो लिमिटेड है, क्योंकि ज़मीन वही है, उसी में से आपने हाईवेज़ भी निकालने हैं, उसी में से आपने इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप करना है और उसी में ही आपने नए सेक्टर्स और सिटीज़ को भी डेवलप करना है, तो यील्ड कैसे इंक्रीज हो? सब आई वुड लाइक टू यूज़ एन इंग्लिश एक्सप्रेशन के हीट is a crop in India which is at the threshold of heat tolerance. मतलब कि ये एक सर्दियों का क्रॉप है, इट्स रबी क्रॉप, और यहाँ पे ना ठंड जो है, जितना ठंडा होगा उतना क्रॉप के लिए बेहतर है। ठीक है। और पिछले कुछ सालों से आप अगर नोटिस करें, आपके दर्शक भी नोटिस करते होंगे कि होली के बाद एकदम से जो है गर्मी आ जाती है। मतलब जो पहले बोलते थे ना उसको स्प्रिंग जो है, वो स्प्रिंग का जो सीज़न है वो हमारे कैलेंडर से निकल गया है, सीधा एकदम जो है विंटर से समर आ रहा है। एंड ये जो है वीट के लिए बहुत हानिकारक है। इनफैक्ट हमारी यील्ड्स गड़बड़ा इसीलिए जाती है, ये जो सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वी सी श्रिवलिंग एंड क्रॉप डैमेज ओवर देयर, तो दैट इज़ वन। सेकेंड, आपने बहुत सही कहा, लैंड और हेली। तो अगले दशकों में हम लैंड एरिया की बढ़ोतरी पे उम्मीद नहीं रख सकते, तो हमें करना क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? एक तो कुछ एक पास्ट दशकों में हमने जिस तरह से अपने लैंड को ट्रीट किया है वो शायद सही नहीं था, और हमें अपने सॉयल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, जो सरकार बहुत उसके ऊपर जोर दे रही है। दूसरा, हमें कहीं ना कहीं अपने इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए कोई चॉइस नहीं है यील्ड बढ़ाना, और कैसे बढ़ेगा? या तो आप जेनेटिकली मॉडिफाइड की तरफ जाइए, या अगर आपको उसमें दुविधा है तो आप, जैसे कि आपने राइस में किया, सरकार ने जैसे कि जीन एडिटेड वैरायटीज़ निकाली है राइस में, वैसे वी मस्ट वर्क ऑन जीन एडिटेड वैरायटीज़ फॉर वीट। जीएम और जीन एडिटेड में बहुत फ़र्क है सर। एक तो जीएम में जो है कि एक एक्सटर्नल जीन जो कि गेहूँ का है ही नहीं, है ना, उसको हमने निकाल के, शायद वो कोई कीड़े मकोड़े का है या किसी चील बाज का है, उसका जीन उठा के हमने इसमें ट्रांसप्लांट कर दिया। लाइक आप ये कहना चाहते हैं कि एक तो फीड का जो, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था ब्रेक से पहले, डीएनए, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम क्रॉस ब्रीडिंग कराएं
क्रॉस ब्रीडिंग लाइक cross- मिलेट्स के साथ में इसकी क्रॉस ब्रीडिंग करा दे ताकि फोर्टिफिकेशन हो सके? ना, तो जीन एडिटिंग क्या होता है? जीन एडिटिंग होता है कि जो वीट का ओरिजिनल जीनोम है उसमें से कुछ चीज़ें जो उसकी यील्ड को कम कर रही है उसको निकाल देते हैं। तो वो चेंज कुछ नहीं करता, डिलीट करता है। क्या ये आइडेंटिफाइड है? जी हाँ, ये आइडेंटिफाइड है एंड क्योंकि इस पे हालांकि काम मैं चल पढ़ रहा रहा था है। कि चाइना इसके ऊपर में काफ़ी काम कर रहा है, जी, बट अभी तक उसमें सक्सेस नहीं मिली। हमें जैसे भारतवर्ष में मैं बताऊंगा, हमको मस्टर्ड और राइस में बहुत सक्सेस मिली है। ठीक है। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वीट ऑल्सो विल गिव सिमिलर रिजल्ट्स, है ना, एंड आई एम श्योर वी आर नॉट वेरी फार फ्रॉम इट। कल हम प्रोफेसर सिंह जो अपने वाइस चांसलर हैं पंजाब एग्री यूनिवर्सिटी, उनकी लेक्चर सुन रहे थे और वो भी कह रहे थे कि उन्होंने काफ़ी वैरायटीज़ बनाई हैं। इनफैक्ट दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन जीन एडिटिंग एंड एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग वैरायटी उन्होंने बनाई है विच हैज़ गॉट हाई रेजिस्टेंस स्टार्च इन वीट। राइट। तो उससे क्या होता है कि डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा। PWB1 स्टार्च। जी हाँ, जी हाँ, एकदम। तो ये है, तो कहीं ना कहीं हमें सॉइल हेल्थ पे ध्यान देना है, हमें टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है। जीन एडिटिंग ही कर लो अगर GM नहीं करते। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा एक इंट्रिंसिक प्रॉब्लम है, हमारी लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है। सर मैं लैंड अभी होल्डिंग कुछ दिन पहले US गया था और एट द इन्विटेशन ऑफ द US सोया काउंसिल, एंड वहाँ पे जो उनकी हार्वेस्टर कंबाइंस हैं वो लिटरली 4 स्टोरी बिल्डिंग इतनी है, और अंदर में जो है वो फार्मर वो एक अपने आईपैड में मूवी देख रहे हैं और पूरा मशीन जो है वो हार्वेस्टिंग अपने आप कर रहा है, बैजिंग कर रहा है, निकाल रहा है। यस, इस पे मैं वापस आता हूँ। देखिए, मैं अपनी नेबर कंट्री में ही जाता हूँ। हम अभी कमोबेश US के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि यस, उनके पास में जो लैंड होल्डिंग है वो बड़ी तादाद के अंदर है, इंडिया के अंदर में 1 एकड़ से कम है। लेकिन चाइना की अगर मैं बात करता हूँ, चाइना के अंदर इंडिया से भी कम है, 0.75 के अंदर में उनकी प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर यील्ड भारत से ज़्यादा है, और वो टॉप 10 के अंदर में 8वें स्थान के ऊपर पे है, और हम कमोबेश 20वें या 21वें स्थान के ऊपर पे स्टैंड कर रहे हैं। तो कि है लैंड होल्डिंग कमजोर है या लैंड होल्डिंग कम है, शायद मुझे लगता है वो कोऑपरेटिव बनाइए। हाँ, कोऑपरेटिव्स और FPOs तो में एग्जांपल है अमूल का। ये इससे बड़ा एग्जांपल है दुनिया में, कौन सा उदाहरण देंगे? Right. अमूल का है ना? ठीक है। हमारा इतने अच्छा एक मूवमेंट है लेड बाय ऑनरेबल श्री अमित शाह जो कोऑपरेटिव्स के मिनिस्टर हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वीट इस लैंड में भी कॉपरेशन होना चाहिए, या तो बड़े कॉर्पोरेट्स को आए, गवर्नमेंट आए, फूड एग्री बिजनेस एग्रीगेटर्स आए, FPOs आए, पर ये जो है कहीं ना कहीं हमको कलेक्ट करना ही पड़ेगा, कलेक्टिव फार्मिंग करनी पड़ेगी। कलेक्टिव फार्मिंग करनी पड़ेगी। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसीलिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस भी किया था, लेकिन वो कमोबेश सक्सेस नहीं हुआ।